गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं व्हीट स्टोन सेतु। अब बच्चों व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? क्लास 12 फिजिक्स के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बच्चों मैंने एक बनाया फिगर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो बच्चों आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ फिगर में 4 प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं। एक है R1, एक है प्रतिरोध R2, एक है आपका बच्चों R3 और दूसरा है R4। और बीच में बच्चों यहाँ एक और लगा, इसको हम लोग नाम देते हैं R5 नाम दे देते हैं। अब बच्चों ये जो फिगर आपको दिख रहा है, यही है आपका व्हीट स्टोन सेतु। इस यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है बच्चों, यही है आपका व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु। अब हो सकता है इसमें से कुछ बच्चे समझ गए हों, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं उनके लिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कुछ अलग तरीके से। बच्चों अगर कहीं भी आपको 4 प्रतिरोध, कहीं भी आपको 4 प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए दिखाई पड़े कि वे सभी एक चतुर्भुज का निर्माण करें, वे सभी एक चतुर्भुज का निर्माण करें और उनके किसी एक विकर्ण में भी कोई एक प्रतिरोध लगा हो, तो ऐसे में हम लोग उसको बोलेंगे व्हीट स्टोन सेतु। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मान लेते हैं हमारे पास ये 4 प्रतिरोध है, ये हमारे पास 4 प्रतिरोध है और इन चारों का हम कुछ नाम दे देते हैं। फिर से XYZ ABCD PQR कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं बच्चों। ये 4 प्रतिरोध है बच्चों, यहाँ पे चारों प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हैं कि एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। R1, R2 और R3, R4। अब बच्चों अगर हम इसमें सबको पता है चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं बच्चों। अगर हम इसके किसी एक विकर्ण में कोई एक प्रतिरोध और लगा दें, यहां हमने लगा दिया एक प्रतिरोध R5, तो अब बच्चों इसको हम बोलेंगे, इस फिगर को बोलेंगे व्हीट स्टोन सेतु। इसको हम लोग बोलेंगे व्हीट स्टोन सेतु। फिर से समझ लीजिए, अगर कहीं भी 4 प्रतिरोध जुड़कर चतुर्भुज का निर्माण करें और उनके किसी एक विकर्ण में एक और प्रतिरोध लगा हो और इसके दूसरे विकर्ण में बच्चों एक सेल लगा हो, दूसरे विकर्ण में यहाँ हम लोग एक सेल जोड़ देंगे करंट सप्लाई करने के लिए, तो इस युक्त को ही हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? व्हीट स्टोन सेतु। अब बच्चों आपको जो पढ़ना है वो व्हीट स्टोन सेतु नहीं पढ़ना, बल्कि आपको बच्चों पढ़ना है बैलेंस व्हीट स्टोन सेतु। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सेतु। अब ये बच्चों बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब बच्चों यहां पे है संतुलित व्हीट स्टोन सेतु। ऐसा व्हीट स्टोन सेतु जो संतुलन की अवस्था में हो, ऐसा व्हीट स्टोन सेतु जो संतुलन की अवस्था में हो। तो अब ये संतुलन क्या होता है व्हीट स्टोन सेतु में, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग बच्चों। मैं आपको फिगर थोड़ा सा एक दूसरा बनाता हूं ताकि समझ में अच्छे से आए, जैसा कि बुक में आपको जनरली मिलता फिगर। तो बच्चों इसको बनाने के लिए हम लोगों ने लिया एक चतुर्भुज और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं।
ये बच्चों हो गया रोटेट। और अब यहाँ बच्चों हम बना देते प्रतिरोध। R1 R2 R3 R4 और बीच में बच्चों हम लोग एक विकर्ण दिखा देते हैं इसका। ये इसका हो गया विकर्ण। और इसमें जो प्रतिरोध लगा है उसको हम नाम देते हैं R5। और बाकी हम लोग बच्चों यहाँ पे एक सेल दिखा देते हैं, एक सेल लगा हुआ इधर। यहाँ पे बच्चों एक सेल हम लोग मान लेते हैं, सेल या बैटरी आप कुछ भी दिखा सकते हैं बच्चों, उसमें कोई वो नहीं है। ये हो गया बैटरी का धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव, और यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं। अब बच्चों इसका कुछ नाम देते हैं। ये हमारा पॉइंट ले लेते हैं इसको x, ये है पॉइंट y, यहाँ बिंदु दे देते हैं नाम A, ये है बिंदु B। या आप बच्चों नाम यहाँ भी A दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, A और B यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, बिंदु A और बिंदु B। अब बच्चों समझो ये तो हो गया व्हीटस्टोन सेतु। अब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है बच्चों? अगर इस व्हीटस्टोन में जो ये बीच में लगा है R5, बच्चों हमेशा आपको पता होगा कोई भी व्हीटस्टोन सेतु का उसमें दो विकर्ण, क्योंकि चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। अब यहाँ बच्चों इस फिगर में एक विकर्ण है AB, तो इस विकर्ण में तो सेल लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ और एक कुंजी लगा हुआ इस विकर्ण में। जो दूसरा विकर्ण है बच्चों इस फिगर में XY जो आपको दिख रहा है विकर्ण XY, इस विकर्ण में जो प्रतिरोध लगा है R5, अगर बच्चों R5 में जाने वाला प्रतिरोध, R5 में जो प्रतिरोध प्रवाहित, जो धारा प्रवाहित हो रहा है, R5 में जो धारा जा रहा है बच्चों, अगर वो जीरो हो जाए, अगर वो जीरो हो जाए, तो हम लोग बच्चों कह सकते हैं कि जो हमारा व्हीटस्टोन है, व्हीटस्टोन सेतु, वो संतुलित है। अगर व्हीटस्टोन सेतु के विकर्ण में जो प्रतिरोध लगा उसमें धारा ना जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलित है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो संतुलित का मतलब क्या होगा बच्चों? इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कब बोला जाएगा? अगर संतुलन के लिए शर्त क्या बच्चों? संतुलन की शर्त जो है, या संतुलन का जो मतलब है वो है प्रतिरोध R5 में धारा का प्रवाह ना हो, तब हम लोग बोलेंगे कि सेतु क्या है, संतुलन में है। अब जो आपको पता धारा कब प्रवाहित होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अगर बच्चों R5 में धारा प्रवाहित नहीं होगा इस वायर में, तो ऐसे कंडीशन में पॉइंट X का विभव और पॉइंट Y का विभव वो दोनों समान होगा, क्योंकि अगर विभव समान हो तो धारा प्रवाहित ही नहीं होगा। तो इसी को कहने का एक और तरीका हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु X व Y समान विभव पर होंगे, समान विभव पर होंगे, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो अगर बच्चों कहीं हिंट क्वेश्चन में आपको मिल जाए
कि विकर्ण में धारा नहीं जा रहा है तो भी समझ जाना हमारा सेतु क्या है, संतुलित है। अगर हम कह दें विकर्ण के दोनों सिरों का विभव समान है तब भी हमारा सेतु क्या होगा बच्चों, संतुलित होगा। और अगर सेतु संतुलित है तो यानी जान जाओ कि इस R5 के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होना है। तो ये चीज ध्यान देना बच्चों आप लोग। अब बच्चों इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जब भी आपका व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है तो इस चतुर्भुज में किसी भी दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होगा। अगर हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है तो हम लोग कह सकते हैं कि R1 और R2 का जो अनुपात होगा सेम वही अनुपात होगा R3 और R4 में। ये कहता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। कब ये दोनों बराबर होंगे, जब हमारा सेतु संतुलन में होगा। और संतुलन में कब होगा, जब इसमें कोई धारा ना आए। अगर इस बीच वाले में कोई धारा ना आए तो हमारा सेतु संतुलन में होगा। और जब सेतु संतुलन में होगा तो किन्हीं भी दो संगत भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होगा। यानी इसको चाहे तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी कोई लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, R2/R1 बराबर R4/R3 भी लिख सकता है। या कोई अगर लिखना चाहे बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकता है, R1/R3 इसका अनुपात बराबर होगा R2/R4, इनके अनुपात के। मतलब कोई भी हो आप दो संगत भुजा ले सकते हैं। बस शर्त क्या है, हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलित होना चाहिए, तभी हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों इसका यूज क्या है, इस पे सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये चीज आपको समझ में आ गया, अगर हमारा सेतु संतुलन में है तो संतुलन की दशा में हम लोग कह सकते हैं, अगर हमारा सेतु संतुलन में है तो हम लोग कह सकते हैं संतुलन के कंडीशन में R1/R2 इन दोनों का अनुपात शेष जो दो प्रतिरोध बच रहे हैं R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा। अब बच्चों इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इससे संबंधित। तो प्रूफ क्या बच्चों, देखिए प्रूफ इसका, अगर हम बच्चों ये मान लें कि इस सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा है I, और यहां जैसे ये बिंदु A पे पहुंचेगा तो यहां से बच्चों दो वायर है, तो एक ऊपर की तरफ जो धारा जा रहा है उसको हम मान लेते हैं I1, और नीचे के वायर में जो धारा जा रहा है उसको हम मान ले रहे हैं I2। नीचे वाले वायर में जो करंट जा रहा है उसको I2 मान ले रहे हैं। अब बच्चों प्रतिरोध I5 अगर सेतु संतुलन में है तो इसमें तो धारा जाएगा ही नहीं, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से बच्चों धारा जाएगा I1, और R3 के अंदर भी जो धारा आएगा वो होगा I1, और R4 के अंदर जो धारा जाएगा वो होगा I2। R5 के अंदर धारा जाना ही नहीं संतुलन की कंडीशन में। तो बच्चों अगर हम यहां पर लगा दें किरचॉफ का नियम, वो भी बंद पास किसके लिए, बंद पास AX Y A के लिए, इस लूप या पास के लिए हम लोग किरचॉफ का नियम लगा दें, तो बच्चों किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किसी बंद लूप में लगे सभी सेलों के विद्युत वाहक बल का योगफल और उसमें लगे धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, ये आपस में बराबर होता है। तो बच्चों हम लोग यहां अगर चलें क्लॉकवाइज ले लें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो धारा की दिशा में चलने पर एक प्रतिरोध आया R1, तो यहां पे हो जाएगा गुणनफल इनका I1 × R1। धारा की दिशा में चल रहे तो गुणनफल प्लस में लिखेंगे। फिर बच्चों हम लोग यहां से मुड़ेंगे नीचे की तरफ X से Y की तरफ, तो यहां धारा जा ही नहीं रहा है, तो इन दोनों R5 और धारा का गुणनफल 0 हो जाएगा, लिखना ही नहीं है।
फिर y से जाएंगे a की तरफ, तो y से a की तरफ जाने पे हमें मिलेगा प्रतिरोध R2। तो यहां हम लोग इस प्रतिरोध R2 में जो धारा जा रहा है वो I2, तो यहां हो जाएगा गुणनफल I2 इंटू R2, लेकिन माइनस में, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं y से a की तरफ, धारा फ्लो हो रहा उल्टा, धारा आ रहा आपका बच्चों उल्टा, तो I और R का गुणनफल माइनस में लिखेंगे। तो ये बच्चों इस लूप में केवल 2 ही प्रतिरोध थे, वो तो हो गया पूरा। अब सेल की बात करते हैं, तो इस लूप में कोई सेल है ही नहीं, तो विद्युत वाहक बल सेल का 0। इसको बच्चों पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा I1 R1 बराबर I2 इंटू R2, इसको तो समीकरण 1। अब ऐसे बच्चों हम लोग बगल में जो लूप हो उसको ले लेते हैं। तो बगल में जो लूप है वो बगल में जो लूप है बच्चों, इसको हम लोग अगर ले लें तो बोल सकते हैं लूप x b y x में। यहां भी बच्चों किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लोग लगाते हैं, बोर्डता का नियम। तो यहां से चलते हैं क्लॉकवाइज फिर से। तो पहले मिलेगा हमें प्रतिरोध R3 जिसमें धारा जा रहा है I1, तो ये हो जाएगा I1 गुणे R3 प्लस में। फिर बच्चों हम लोग B से आएंगे इधर उल्टा Y की तरफ, तो यहां पे हमें प्रतिरोध मिल रहा है R4 जिसमें धारा जा रहा है I2, तो यहां हो जाएगा I2 इंटू R4। और चूंकि धारा विपरीत दिशा में फ्लो हो रहा तो हम लोग माइनस में करेंगे चिन्ह का। अब जो लूप सेल तो यहाँ कोई है ही नहीं, इस पूरे लूप में कोई भी सेल नहीं, तो सेल का विद्युत वाहक बल 0 ले लेंगे। पक्षांतर करेंगे बच्चों तो आ जाएगा I1 इंटू R3 बराबर I2 इंटू R4, ये आ जाएगा। इसको बनाएंगे समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 1 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, समीकरण 1 में बच्चों 2 से अगर हम लोग भाग कर दें तो आ जाएगा हमारा संतुलन का शर्त। अब शर्त क्या था, I1 R1 और इधर हो जाएगा बच्चों I1 R3। इस साइड में बच्चों दाएं पक्ष का दाएं में भाग करेंगे तो इधर लिखा I2 R2 और इधर हो जाएगा बच्चों I2 R4। I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, हमारा संतुलन का शर्त आ गया R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4, और यही हमारे सेतु संतुलन की शर्त है। लेकिन ये प्रतिरोधों का अनुपात तभी बराबर होगा जब इस बीच वाले में यानी जो R5 है उसमें कोई धारा ना जाए। अब बच्चों ध्यान देना, अगर किसी क्वेश्चन में ये कह देता है कि हमारा सेतु संतुलन में है, तो हम लोग संगत भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर दिखा सकते हैं, यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं तब R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4। और अगर बच्चों हमें कहीं पे पहले से ये बोल दिया कि इस व्हीटस्टोन सेतु में जो प्रतिरोध लगे हैं उनके अनुपात आपस में बराबर, तो हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर अनुपात बराबर है तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो सेतु वो संतुलन में है। दोनों चीज एक दूसरे के अपोजिट। अगर सेतु संतुलन में है तो ये अनुपात बराबर होगा, अगर ये अनुपात दिया तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा सेतु संतुलन में होगा। दोनों चीज एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब इस पे सवाल किस टाइप का पूछेगा, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए बच्चों, इस पे कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जाम में। अब बच्चों एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी पतंग कहाँ चला गया, ये तो कुछ और फिगर आप बना रहे हैं। तो बच्चों ये जो फिगर दिख रहा, अब हर क्वेश्चन में व्हीटस्टोन सेतु एकदम सेम फिगर के जैसे नहीं दिखेगा, कि जब भी क्वेश्चन देगा कुछ न कुछ बदल के दिखाएगा। अब यहाँ बच्चों फिगर में देखिए, ये फिगर थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया। यहाँ ऊपर एक प्रतिरोध लगा है
एक प्रतिरोध यहाँ लगा, एक यहाँ, 4 प्रतिरोध बच्चों यहाँ लगे गए हैं, और एक विकर्ण जो यहाँ बच्चों बीच में विकर्ण लगा, यहाँ भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो बनाने का तरीका भले अलग हो, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वही बच्चों। यहाँ भी व्हीटस्टोन सेतु है। यहाँ लगा बच्चों 2 ओम का प्रतिरोध, एक ये लगा 1 ओम का प्रतिरोध इधर, यहाँ पे लगा 4 ओम का एक प्रतिरोध, यहाँ लगा 2 ओम का एक प्रतिरोध, और यहाँ पे है 3 ओम का एक प्रतिरोध, और इसका कोई नाम देते हैं ए और बी। अब बच्चों क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो अब बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या देगा, सेतु संतुलन में है तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब आपको समझ में ये नहीं आएगा कि किसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ें, किसको समांतर क्रम में जोड़ें, बन ही नहीं रहा कुछ। तो देखिए कैसे लगाना इस टाइप के सवालों को। अब बच्चों यहाँ अगर ध्यान से चेक करो, क्या ये सेतु संतुलन में है तो व्हीटस्टोन सेतु। क्या ये संतुलन में, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करो, इसको मान लेते हैं R1, ये हो गया R2, ये प्रतिरोध R3, और ये हो गया R4। चेक करते बच्चों, R1 का मान 2, R2 का मान 1, तो इसका अनुपात आएगा 2। R3 का मान 4, R4 का मान 2, इसका भी अनुपात आएगा 2। यानी इन दोनों का अनुपात बराबर है, और बराबर है तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सेतु संतुलन में है। अगर सेतु संतुलन में है तो मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को कि जो ये विकर्ण वाला भुजा होगा, इस वाले में कोई धारा जाएगा ही नहीं। अब जब इस वाले विकर्ण में कोई धारा ही नहीं जा रहा तो ये इसको हम लोग फिगर से मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें धारा जा ही नहीं रहा है। तो तुल्य प्रतिरोध अगर हम लोग ज्ञात भी करेंगे तो उसमें इस 3 ओम वाले प्रतिरोध का कोई योगदान नहीं होगा। तो अतः हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। अब जैसे हम लोगों ने इसको हटाया, तुरंत फिगर हो गया एकदम आसान। अब आप आसानी से देख सकते हैं, ऊपर के दोनों प्रतिरोध R1 और R3 श्रेणी क्रम में, तो इसको बच्चों जोड़ो कितना आ जाएगा, श्रेणी क्रम में 2 और 4 ये जुड़ के आपका आ जाएगा 6। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको यहां से हटा के इसकी जगह पे एक ऐसा प्रतिरोध लगाएंगे जो अकेले ही 6 ओम के बराबर हो। तो ये हो जाएगा 6 ओम। इसको हम लोग हटा के केवल एक ही प्रतिरोध यहां लगा देते हैं जो 6 ओम के बराबर हो। ये हो गया 6 ओम। सेम ऐसे ही नीचे बच्चों 2 और 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 ओम। ये आ जाएगा हमारा 3 ओम। तो यहां हमारा हो जाएगा 3 ओम। और ये दोनों बच्चों बन जाएगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/6। तो ये एलसीएम आपका आ जाएगा बच्चों 6, और ये हो जाएगा बच्चों ऊपर हो जाएगा 3, आ जाएगा 1/2, R बराबर आ जाएगा 2 ओम। यानी ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होगा। तो इस टाइप के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग। कुछ अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं, जिस तरीके से व्हीटस्टोन सेतु बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखो अब बच्चों व्हीटस्टोन सेतु कभी कभी इस तरीके से बना के दे देगा आपको, एक लाइन ड्रा कर देगा और यहाँ पे हम कुछ प्रतिरोध दिखा रहे हैं।
अब बच्चों यहाँ पे पूछ लेगा आपसे तुल्य प्रतिरोध, और इसमें यहाँ पॉइंट देते हैं ए बी, और यहाँ भी ऊपर एक प्रतिरोध लगा रहेगा, यहाँ नीचे भी एक प्रतिरोध लगा देते हैं। इनको नाम देते हैं हम लोग क्रमशः। इन सबका मान समझने की आसानी के लिए चलो 2 ले लेते हैं, आर ले लेते हैं सबका, आर आर, ये भी आर और इधर भी आर, ये भी आर है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे हम लोग लगाएंगे। अगर बच्चे इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो, पॉइंट ए से एक वायर गया है और फिर वहां से 2 तार जा रहे हैं, एक तार ऊपर जा रहा है, एक तार नीचे, तो हम भी 2 तार बनाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब ऊपर वाले तार में एक प्रतिरोध लगा जिसका मान है आर, और नाम कुछ बच्चों इसको ए, ये बी देते हैं नाम, इसको देते हैं सी, इस पॉइंट को। तो यहां बच्चों देखो एक तार आया नीचे, ये पॉइंट ए था, ए से ऊपर जो तार गया बच्चों वो गया सी तक, और नीचे जो तार है बच्चों वो गया ए से, ये बी नहीं देते, इसको कुछ और नाम देते हैं क्योंकि बी एक जगह यूज कर चुके हैं हम, सी और डी दे देते हैं नाम, सी डी। तो नीचे का जो वायर है बच्चों वो आया ए से डी तक। अब एक प्रतिरोध डी और सी के बीच में लगा है, ये वाला, तो हम लोग इसको डी और सी के बीच में जोड़ के दिखा देते हैं, डी और सी के बीच में। फिर बच्चों ये जो प्रतिरोध है वो सी और बी के बीच में है, तो यहां हम लोग ले लेते हैं बी, और सी से एक प्रतिरोध इधर जोड़ देते हैं, बी और सी के बीच में, और एक लेते हैं फिर बच्चों डी और बी के बीच में, तो डी से बी तक एक जोड़ देते हैं। अब ये बच्चों क्या बन गया आपका व्हीटस्टोन सेतु, सेम वही। अब बच्चों सेतु संतुलन में है कि नहीं, तो सब प्रतिरोधों का मान कितना, आर आर। अगर सबका अनुपात निकालेंगे, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात, तो जाहिर सी बात बराबर आएगा। और जब सेतु बराबर संतुलन में है तो इस वाले में कोई धारा जाएगा ही नहीं, तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इस बीच वाले को यहां से मिटा देंगे, और जब बीच वाले को मिटा देंगे तो पूरा फिगर आपका बन जाएगा आसान। ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे आपस में, आर आर हो जाएगा 2r, और नीचे भी दोनों जुड़ के श्रेणी क्रम में हो जाएगा 2r। तो हम लोग समांतर क्रम में लास्ट में बन जाएगा फिगर कैसा बच्चों, पैरेलल बन जाएगा। हम लोग जब पैरेलल में इसको जोड़ेंगे तो ये फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। ऊपर एक प्रतिरोध जिसका वैल्यू होगा 2r, नीचे एक रेजिस्टेंस, इसका भी वैल्यू होगा 2r, और ये दोनों बनेंगे पैरेलल में। इसको जब आप बच्चों सॉल्व करेंगे तो 2r और 2r का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1r, यानी कि ओनली r कह सकते हैं आप लोग। इसको तो बच्चों सॉल्व कर ही सकते हैं, 1/2r प्लस 1/2r, तुल्य जो प्रतिरोध आएगा R इक्विवेलेंट, ये ऊपर हो जाएगा 2/2r, 2 से 2 कट जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना आएगा तुल्य प्रतिरोध R। तो इस टाइप से भी फिगर बना के आपको क्वेश्चन दे सकता है। और कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी बच्चों 6 प्रतिरोध दे देता है, 7 प्रतिरोध। एक अलग क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल के शेप में एक लेते हैं। अब बच्चों यहां पर हम लोगों ने एक अलग शेप लिया हुआ है। अब बच्चों इसमें हम आपको फिगर में ड्रा कर देते हैं पहले वैल्यू, ये पॉइंट ए देते हैं नाम इसको, ये आपका बी, सी और डी। यहां मान लेते बच्चों एक बैटरी लगा है जिसका विभवांतर है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की एक बैटरी इधर मान लेते हैं हम लोग। यहां एक प्रतिरोध लगा है जिसकी वैल्यू है 15 ओम। यहां पे एक लगा है प्रतिरोध 5 ओम का। इस वाले भुजा में एक लगा है 4 ओम का प्रतिरोध। यहां पे एक प्रतिरोध लगा है 10 ओम का।
भुजा एडी में एक प्रतिरोध लगा है, ये भी 10 ओम का, और यहां एक प्रतिरोध लगा है यक्स ओम का। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रतिरोध यक्स का मान बताइए, और कह देगा सेतु संतुलन में है, या ऐसे कह देगा यदि बिंदु ए और बिंदु बी समान विभव पर हैं। क्वेश्चन दे देगा आपको बच्चों ए व बी समान विभव पर हैं, समान विभव पर हैं, तो यक्स का मान बताइए। अब बच्चों देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर बच्चों बिंदु ए और बी समान विभव पर हैं तो इस वाले में कोई धारा जाएगा ही नहीं 10 ओम वाले में। या ये भी कह सकते हो अगर ए और बी समान विभव में है तो ये जो व्हीटस्टोन सेतु यहां बन रहा है ए सी बी डी ए के बीच में, वो होगा आपका संतुलित बैलेंस। अगर ये संतुलित है बच्चों तो आप लोग लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। दो संगत कोई भी प्रतिरोध लेंगे उनका अनुपात बराबर आएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं R1 बटे R3 R1 बटे R3 ये बराबर होगा R2 बटे R4 के। तो बच्चों यहाँ पे कोई भी दो संगत प्रतिरोध लेते 5 बटे 4, ये बराबर होगा किसके बच्चों 10 बटे x के संतुलन के कंडीशन में। तो बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, x बराबर आ जाएगा 4 गुणे 2 यानी कि 8 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप और भी आगे सवाल लगा सकते हैं अपने अपने बुकों से। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। अब नेक्स्ट कल के लेक्चर में देखेंगे बच्चों। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।